हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और आज ये वीडियो मुझे बनाना इसके लिए ज़रूरी लगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। ठीक है। और हाँ, हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो उनको आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, बट ऐसा है कि हमारा जो सक्सेस रेट है थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ समझे कि वो हम लोग उनको क्या पढ़ाया जाए या किस तरह से उनको गाइड किया जाए जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई सही चले। ठीक है। और हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स फेल हुए, ऐसे की बात नहीं है, बट कैसा है कि एटलीस्ट ये ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि आपने गलती क्या की या फिर आपने वहाँ पे क्या मिस आउट किया जिसके वजह से आप फेल हुए। ठीक है। सो आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी कैसे हो। ओके। तो अगर अगर मैं लेक्चर्स की अगर बात करूँ कि ये देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी कहीं पे भी, अगर आप कहीं पे भी जाओ, मेरे पास आइए लेक्चर अटेंड करने के लिए या कोई और दूसरा क्लासेस अटेंड करने के लिए लेक्चर, या कहीं पे भी आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड में कहीं से भी अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, तो आप लेक्चर कहीं से भी अटेंड करिए। ठीक है। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि पढ़ाई किस तरह से करना है या किस तरह से आप एग्ज़ाम के लिए रेडी होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग को रेडी होना हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लेक्चर अटेंड कर लीजिए। और लेक्चर अटेंड करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अटेंड करना है, आपको सही ढंग से उसके नोट्स बनाने हैं और उसको सही ढंग से पढ़ाई करनी है। जब आप उसको पढ़ाई कर लेते हो, जब आपको समझ लेते हो, पढ़ाई करना मतलब समझना है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गया कि चैप्टर में क्या हो रहा है, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें सिखाया गया है वगैरह वगैरह, तो आपके लिए जो नोट्स रेफर करना है वो आपके लिए आसान हो जाता है। अब नोट्स को कैसे पढ़ना है ये देखते हैं। ठीक है। नोट्स आपको किसी ने भी दिया हो, कहीं से भी मिला हो, और आपके फ्रेंड ने दिया हो, कोई क्लास वाले ने दिया हो, आपने मुझसे लिया हो, कुछ भी हो। ठीक है। अब नोट्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको ये बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए। ठीक है। 40 to 50% जो क्वेश्चन में अगर बोलूँ तो हो गए आपके क्लिनिकल बेस्ड। ठीक है। उसके बाद में बचता है आपका 10 to 15% आपके कैलकुलेशन बचते हैं, 10 to 15% आपके ये बचता है केमिस्ट्री। ठीक है। और कुछ रहते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस की, तो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि कैसा है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके नोट्स पढ़ने से क्या हम लोग पास हो जाएंगे? देखिए, पास होने की गारंटी कोई भी नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि सिर्फ नोट्स पढ़ने से अब आप क्लियर नहीं होगे। पहले ऐसा होता था कि आप नोट्स पढ़ लीजिए, वो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा और आप सेम टू सेम जाके आप जो पढ़े वो आपको आ जाएगा वहाँ पे, बस हो गया, दैट्स इट। बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको डीप में पढ़ाई करना है। अब आपकी डीप में पढ़ाई कैसे होगी? देखिए, पहले ऐसा होता था कि आप जॉब भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी हो जाता। बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अब आपको आपका जॉब छोड़ना ज़रूरी है। या तो आप जॉब छोड़िए या तो ब्रेक लीजिए जॉब से। एटलीस्ट मैं आपको बोलता हूँ कि 3 महीने का गैप लीजिए। पहले फर्स्ट मंथ में क्या करेंगे कि आप लेक्चर अटेंड करेंगे, 1 महीना पूरा जाएगा लेक्चर के लिए। उसके बाद में लेक्चर के जो भी नोट्स बनाएंगे आपको सेम डे पढ़ना है और उसके जैसा रिवाइज करना है। ठीक है। और जैसे लेक्चर खत्म होता है उसके बाद में जब भी आपको नोट्स मिलते हैं तो नोट्स आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब नोट्स को पढ़ना कैसे स्टार्ट करेंगे कि नोट्स का आप कॉपी निकालिए, जो भी रहेगा वो कॉपी आप निकालिए, और निकालने के बाद में एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का वो आंसर क्यों है ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एंजाइम इनिबिटर होने की वजह से ये आंसर आया है, एंजाइम इंड्यूसर होने की वजह से आंसर आया है, कि हाइपोकैलेमिया होने की वजह से, हाइपर कैलेमिया होने की वजह से। क्योंकि आपको अब कैसा हो गया है कि आपको अपना जो नॉलेज है अब बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो पढ़ के और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको हर क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन पता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर अगर ये है तो क्यों है, अगर आपको ये आंसर समझ में आता है, वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है और आपको याद रहता है वो एक्सप्लेनेशन, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है वही आपको काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि सपोज करते हैं कोई भी XYZ का क्लास का कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट, एक ड्रग ले लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर की बात करता हूँ, तो बीटा ब्लॉकर में बहुत सारे मेडिकेशंस है, प्रोप्रानालॉल है, मेटाप्रोलॉल है, स्मोलॉल, जो भी है। ठीक है, बिसोप्रोलॉल है, तो इसमें से कुछ भी है, मगर उसमें समझो कोई भी एक ऑप्शन दिया हुआ है और आपने वो आंसर वहाँ पे समझो राइट आंसर आ गया। ठीक है। पर आपके एग्जाम में वो आया, ऑप्शन नहीं है आपको, बीटा ब्लॉकर में से कोई और ऑप्शन आ गया। ठीक है। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार मैं तो या तो प्रोप्रानॉल पढ़ के, अभी यहाँ पे तो बिसोप्रोलॉल दिया हुआ है, तो मैं इसको आंसर अभी यहाँ पे आंसर क्या लिखूँ? ठीक है। कोई थोड़े स्मार्ट होते तो वो समझ जाते हैं हाँ ठीक है बीटा ब्लॉकर है, इसकी वजह से हम लोग इसको आंसर चूज कर सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको वो ध्यान में ही नहीं आता कि इसका आंसर क्या है। ठीक है। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया, 4 में से 2 आंसर एकदम राइट लग रहे हैं आपको, बट उसमें से आपको प्रायोरिटीज चुनी कि कौन सा राइटेस्ट आंसर है। ठीक है। तो ये भी एक सिनारियो होता है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, और ये आंसर अगर है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। और जब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन मतलब क्या हो गया? क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि
आपको कोई पूरा लंबी लिस्ट दिया और आपको बोला है कि अगर इसको हाइपोकैलेमिया हुआ है तो कौन से ड्रग की वजह से हुआ, ठीक है ना। आपको ये पूछ लिया कि हाइपोकैलेमिया, अब आपको हाइपोकैलेमिया का मतलब ये पता होना चाहिए कि ये किसका साइड इफेक्ट्स है, कौन से ड्रग्स का ये साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया। तो जब आप वो लेक्चर जब अटेंड करते हो तब आपको वहाँ पे मिल जाता है कि कौन हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, कौन हाइपरनाइट्रेमिया कॉज कर रहा है, कौन आपको पॉइजनिंग कॉज कर रहा है, कौन आपको ट्रीटमेंट में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जब आप वो लेक्चर्स में जब बैठते हो तो आपको आसान, तो क्लिनिकल जब क्वेश्चंस आपको वहाँ पर जो आएंगे ना, जो फाइनल्स में जो आपको आएंगे, जो आप एग्जाम देने जाओगे, तो ये जो आपने लेक्चर में जो बैठे तो तब वो काम आएगा आपका वहाँ पे। बट उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको पूरा लिखना है और उसको याद करना है, ठीक है। और जब वो याद कर लेंगे तो आपको नोट्स रेफर करना है सही ढंग से, और कौन से नोट्स के प्रिंट आउट निकालना है वो तो खैर आपको जहाँ से भी आप करोगे आपको बताएंगे, सपोर्ट करेंगे, बताएंगे किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस तरह से आप लोग पढ़ाई करिए, और जब आप इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि आप 100% गारंटीड पास होंगे, क्योंकि बहुत लोग मेहनत इस तरह से भी कर रहे हैं तो भी क्लियर नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। किसी रीज़न में बहुत है, क्यों क्या हो रहा है, आज के टाइम में दुबई जो है AI हब बन के रहा है, ठीक है ना। अब AI का हब बनने का मतलब ये है कि ये अपने आप में चैट GPT और ये वो सब को लेके नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि 10 साल तक का एक ही क्वेश्चन बैंक चलता रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि 5 साल तक का एक ही क्वेश्चन बैंक चलता रहा, ठीक है, चेंज हुआ, बट 5 साल तक एक ही चलता रहा। अब क्या हो गया कि हर एग्जाम में नया क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एग्जाम में नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब नए क्वेश्चन के लिए आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन गए, आप वहाँ पे देखे क्या है, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन तो लंबे क्वेश्चन होंगे और आप डर जाओगे कि अरे मेरा 1 मिनट में अगर पढ़ के हुआ नहीं तो मैं आंसर क्या टिक करूँगा। इस घबराहट में आप उसका आंसर कुछ भी देखे होगे और आप गलत कर दोगे, भले ही आपको उसका आंसर पता हो, भले ही आपका उसको सब कुछ पता हो, बट फिर भी आप गलत ही करके आएंगे। क्योंकि ये सोच के भाई 150 मिनट का क्वेश्चन, 150 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हैं, जिसमें मेरे को 180 मिनट मिला हुआ है, ठीक है। 180 मिनट फॉर 150 क्वेश्चन, मतलब 1.5 मिनट फॉर पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इस केस में मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे कि आप सबसे पहले ये फोकस करके आपको कौन से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ठीक है। जब आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली टिक मार्क करते करते आगे चले गए, ठीक है, आगे चले गए। जब आप लास्ट तक पहुंच गए, ठीक है, उसके बाद में आप वापस से रीस्टार्ट करिए शुरू से, ठीक है। और उसमें से जो क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं दिए हैं आप उस पर फोकस करिए, ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने समझो 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन के आंसर आपने पहले दे दिए, बचे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन के आंसर देने में मैं बोलता हूँ आपको कि बहुत लगा तो 30 मिनट्स लगा होगा, ठीक है। तो 30 मिनट लगा होगा तो आपके पास कितना बचा, 180 मिनट्स में 30 मिनट्स के तो 150 मिनट बचे, ठीक है। अब 150 मिनट बचा, अब 150 मिनट में आपको आंसर देना 100 क्वेश्चन का। अब उसके बेसिस पे आप एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते स्लोली करके देखिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप उस तरह से दीजिए कि आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आए और आपने जो आंसर सिलेक्ट किया वो भी सही हो। आपको यही सोच के चलना है कि भाई बस यही एक अटैम्प्ट है और यही पढ़ के मुझे आगे चलना है, इसके बाद मैं वापस से रिवर्स नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आप आंसर दे सकते हो आप उसको आंसर दीजिए, और उसके बाद में जो आपको नहीं पता उसको आप एक एक करके सही से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में उसको आपका आंसर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझ में आ रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज है कि सर कुछ तो टिप देगी किस तरह से हम लोग पास हो, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम दे रहे, यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े जो भी है, बट हम लोग का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन इतने लेंदी आ रहे थे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्वेश्चन सही भी पढ़ रहे कि नहीं, टाइम है कि नहीं, ठीक है। तो ये हैबिट आपकी कब सही होगी, जब आप बार बार पढ़ाई करोगे। इसके लिए आपको बोलोगे 3 महीने का गैप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस तरह से शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। शेड्यूल के ऊपर किसी और दिन हम लोग वीडियो देखेंगे या वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल मैं आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पढ़ाई करना है और एग्जाम के लिए कैसा आप एग्जाम में कैसा अटेंड करके आ सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर करें DHA के लिए। और एक बात ये है कि अभी फिलहाल में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं, फार्मेसीज में जॉब मिल रही है लोगों को, भले थोड़ा कम ज़्यादा सैलरीज करके एडजस्ट हो रहा है, बट कैसे कि आपको सिर्फ आके पहले तो जॉब ढूंढना है, जॉब पकड़ना है, जॉब पकड़ने का फिर आहिस्ते आहिस्ते आप अपना पाथ बना लोगे कि किस तरह से आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं होने की वजह से अब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई है, ओके। सो दैट्स इट, इतना ही। और हम लोग अभी अपना नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 5 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे अपना मैसेज करिए, ये करिए, आप लोग एनरोल करने के लिए मैसेज करिए, और फिर जो भी उसकी फ़ीस है हम लोग इंशाल्लाह जैसे भी करके आप उसको एनरोल करिए। और एनरोल करने के बाद में हम लोग इंशाल्लाह 5 जुलाई से लेके हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, नया बैच स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर द बैच, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी होगा। और जिसको जो भी डाउट है, जो हमारे प्रीवियस के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप पूछ सकते हो कि हम लोग किस तरह से आपके डाउट सॉल्व करते हैं। और जो नया बैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह हम लोग
आहिस्ते आहिस्ते सबका एक एक करके हम लोग बैच उसमें भी लेंगे, ठीक है। और एक बात, जो भी मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं अगर उनको वो एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी एनरोल कर सकते हैं वापस से इस बैच में। तो हम लोग सबको आमंत्रण कर रहे हैं कि आप लोग आइए और वापस अपना बैच ये करिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनको खैर हो तो वापस से सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।